हेलो पेरेंट्स, आज हम जानने वाले हैं कि हम ऑटिज़म और एडीएचडी के बच्चों पे कैसे काम कर सकते हैं और इनका इलाज कैसे कर सकते हैं, वो भी विदाउट थेरेपिस्ट। हम घर पे ही ये सब कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पेरेंट्स व्हाट इज़ ऑटिज़म एंड एडीएचडी। ऑटिज़म और एडीएचडी में क्या हो जाता है कि जहाँ पे बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या करेगा आगे जाके। तो खुद को एंगेज रखने के लिए वो टॉयज़ को ऐसे ही निहारता रहेगा, वो व्हील्स के साथ खेलते बैठेगा, वो पंखे से खेलता बैठेगा। सो ही विल गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्टिमिंग। ओके, बच्चों में इंसिडेंटल लर्निंग एब्सेंट रहती है, तो हमें बच्चों को उनकी मेथोडोलॉजी से सिखाना पड़ता है। बच्चे जिस तरीके से सीखना चाहेगा, हमें उस तरीके से उसको सिखाना पड़ता है। देयर आर 8 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, जहाँ पे हम लोग बच्चे को के ऊपर इतने सारे सब चीज़ें कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठ के बिना किसी की सहायता के। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज 8 फैक्टर्स। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज एक्सरसाइज। देखो, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बच्चों के साथ जब रेगुलरली काम करते रहते हैं, बच्चों को एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, डोपामीन एंड सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो डोपामीन से क्या हो जाता है, बहुत सारे लेवल तक बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ जाती है, बच्चों का फोकस बढ़ जाता है। सेरोटोनिन से उससे अच्छी नींद आ जाती है। एक्सरसाइज करने की वजह से बच्चे की एनर्जी बहुत हद तक चैनलाइज हो जाती है। जो अपना बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, उसमें थोड़ी सी कामनेस आ जाती है, बच्चे को थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाती है। दूसरे बच्चों के साथ मिलकर अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो तो उसमें थोड़ी सी सोशल स्किल्स भी बच्चों के बढ़ जाते हैं। साइंटिस्ट का ये कहना है कि जब भी आप एक्सरसाइजेस करते हो तो वो बॉडी, ब्रेन और मेंटल हेल्थ को इक्विलिब्रियम के ऊपर लाने की कोशिश करता है। सो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बहुत हद तक हीलिंग को एक्सेलरेट किया जाता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ डाइट। बहुत बार मैंने सुना है कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि मैडम, क्या मैं GFCF डाइट फॉलो करूँ, क्या मैं शुगर फ्री डाइट फॉलो करूँ। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको पहले बात ये जानना ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा हाइपर हो रहा है। आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ती है कि केक खाने, शुगर खाने की वजह से सच में मेरा बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है क्या। ऑफ कोर्स अगर ये प्रूवन रहेगा, आपके पास ऐसा रहेगा इंसिडेंसेस कि जब मेरा बच्चा केक खाता है तो बहुत हाइपर हो जाता है, तब मैं ये बोलूँगी कि आपको ये सच में बंद करना चाहिए। बट इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, वो पहले इस्तेमाल करने के बाद लास्ट में डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम फोकस करते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन सभी का समावेश करना बहुत ज़रूरी रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप रोटी, चावल वगैरह जो भी है, ब्रेड वगैरह, ये सब यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन्स के लिए वेज एंड नॉन वेज सोर्सेस है, जैसे मिल्क रहा, सोयाबीन चंक्स रहे, बहुत सारी दाल, पल्सेस वगैरह, ये प्रोटीन्स के वेजिटेरियन सोर्सेस हैं। नॉनवेज में फ़िश, मटन, एवरीथिंग इज़ चिकन, बहुत सारी चीज़, एग्स वगैरह आप दे सकते हो बच्चों को। इससे क्या हो जाता है, मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, बच्चे को स्ट्रेंथ मिल जाती है। साथ में साथ आपको फ़ैट्स का भी समावेश करना बहुत ज़रूरी है। फ़ैट्स से क्या हो जाता है कि देखो, ब्रेन अपना फ़ैट से ही बना है। ओके, मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिले, तो वो आमंड में रहता है, वॉलनट में रहता है, देन फिश में रहता है, ओके, एग्स में रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको ये करना है। बच्चा अगर वो कुछ भी नहीं खाता रहेगा तो आपको अमेज़ॉन पे बहुत सारे उसके लिंक मिल जाते हैं, राइट, कि नेचुरल मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के आपको सॉल्यूशंस, ऐसे लिक्विड्स मिल जाते हैं। यू कैन हैव दैट। द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ प्लेंटी ऑफ गार्डन टाइम। बचपन में हम बिंदास गार्डन में इधर उधर खेलते थे, मिट्टी से खेलते थे, स्लाइड से खेलते थे, स्विंग से खेलते थे। बट अभी यही सब सिस्टम हम लोग ने OT में डाल के रखा है। ग्रास के ऊपर चलने से बच्चे को बहुत सारे टैक्टाइल इनपुट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी सेंसरी एक्टिविटीज़ मिल जाती है। तो गिव देम प्लेंटी ऑफ टाइम, बच्चे को खेलने दो, बिंदास मट्टी से खेलने दो, उसको स्विंग से खेलने दो। स्विंग से खेलने के बाद क्या हो जाता है कि बच्चे को बहुत सारे वेस्टिबुलर इनपुट्स वगैरह मिल जाती है।
यही हम थेरेपी में कराते, ओटी में ऐसे ही रहता है ना कि स्विंग लेके बच्चे को खिलवाते हैं हम लोग, तो ये सब नेचुरली मिलने दो। जंगल जिम इज़ द बेस्ट एक्सरसाइजेज, जहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स मिल जाते हैं। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होने दो, कज़न्स के साथ खेलने दो। जितने सारे बच्चों के साथ वो खेलता रहेगा हाथ पकड़ के वगैरह, सो उतने सारे उसमें समझ में आ जाएगा उसे कि अच्छा ये खेल ऐसे खेला जाता है, वो खेल ऐसे खेल जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को फ्री टाइम, मी टाइम बहुत सारा मिल जाता है, यू नो। इसमें बच्चे की स्ट्रेमिंग बहुत हद तक कम हो जाती है। बच्चे को बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस अच्छे लेवल के मिल जाते हैं। बच्चा थोड़ा हैप्पी रहता है। देखो, घर पे बैठ के अलग अलग तरीके से ओटी वगैरह कराने से अच्छा प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, गार्डन टाइम, बहुत सारा गार्डन टाइम आप बच्चे को दे दो। द फोर्थ फैक्टर इज़ अ वेरी गुड स्लीप। ब्रेन को डेवलप करने के लिए अच्छी अमाउंट की स्लीप बहुत ज़रूरी है। बट ऑटिज़म और ADHD के बच्चे क्या होते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, ओके, बहुत हाइपर एक्टिव। तो उनको उनकी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए होता ही नहीं है। जहाँ पे देखो वो हमेशा नींद तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, उनको हमेशा इधर उधर दौड़ना रहता है, यहाँ वहाँ पे भागना रहता है। तो फिर बच्चों को नींद अच्छी आने के लिए क्या करना है हमें, पहली दफ़ा कि उनको बहुत सारे एक्सरसाइजेस, बहुत सारा जंगल जिम की एक्सरसाइजेस, गार्डन टाइम, ऐसे चीज़ में एनर्जी चैनलाइज करनी चाहिए। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्लीप का एक अच्छा रूटीन रहना चाहिए कि जिस वक्त बच्चा, मतलब हर कोई घर का सोने के लिए जाना चाहिए 9 बजे 9 PM अगर बच्चे का सोने का टाइमिंग रहेगा तो घर में से हर कोई जन सोने के लिए चला जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगी वगैरह। बच्चा सोता रहेगा, नहीं सोता रहेगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट अंधेरा रहना चाहिए, बहुत हद तक वो टाइम आपको फिक्स रखना पड़ेगा। बच्चा सोने के लिए जाने से पहले 2-3 घंटे पहले उसको नो स्क्रीनिंग टाइम, घर में से कोई भी स्क्रीन टाइम यूज़ नहीं करेगा, टीवी नहीं ऑन रखेगा, मोबाइल नहीं ऑन रखेगा, नहीं तो लैपटॉप नहीं ऑन रखेगा। खाना भी 3 घंटे पहले होना चाहिए, ओके। पूरे दिन भर में बच्चों से इतनी एक्टिविटी करा के, फिज़िकल एक्टिविटी करा के इतना थका दो कि रात में एक अच्छा खासा एक शावर, देन एक मसाज एंड सूदिंग म्यूज़िक लगा के बहुत कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बच्चे को सोने देना चाहिए। कोई आवाज़ इधर उधर ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। बच्चा नहीं सोता रहेगा, हिलता डुलता रहेगा, तभी भी हमें एक्टिंग करनी है कि हम लोग सो गए हैं सब लोग। तो ये रूटीन आपको फिक्स रखना है एंड और उसके लिए बहुत अच्छे मेडिसिन भी आते हैं होम्योपैथी में, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता, जो बच्चे के सर्कैडियन रिदम को इम्प्रूव करता है। आप उस नेचुरल मेथड के ऊपर भी ऑप्ट कर सकते हो। द फिफ्थ फैक्टर इज़ मोबाइल। मोबाइल देखने से क्या हो जाता है, बच्चों के ब्रेन में डोपामिन सीक्रेट हो जाता है, जिससे उनको बहुत सारा हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। तो यही डोपामिन हम लोग जब एक्सरसाइजेस या कोई भी फेवरेट एक्टिविटी से देते हैं, तो मोबाइल टाइम हमको कम करके ये बहुत सारी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि लर्निंग टाइम बहुत हद तक बढ़ जाता है। बच्चा ये वक्त पे आ जाता है, ये ऐसे स्टेज पे आ जाता है कि जहाँ पे मोबाइल से उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ही इज़ नॉट रिग्रेसिंग बिकॉज ऑफ मोबाइल। तो हम मोबाइल टाइम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जहाँ पे वो मतलब वर्बल है, बच्चा अच्छा खासा बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चा सोशल हो रहा है, तो खुद से वो मोबाइल देख के फिर डिस्कस करता रहेगा, मम्मा देखो ना कि छोटा भीम ने कैसे ये किया, लड्डू खाया वगैरह। बच्चा अगर ये लेवल पे रहेगा तो ऑफ कोर्स आप 15-20 मिनट के लिए मोबाइल दे सकते हो। द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ विजुअल स्केड्यूल। पेरेंट्स मैं हमेशा कहती हूँ कि विजुअल स्केड्यूल जब आप यूज़ करते हो तो बच्चे का लर्निंग पोटेंशियल बहुत हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा करके ऑडियो विजुअल लर्नर्स रहते हैं। उनको ऐसे देख के सीखना बहुत इजीली समझ में आ जाता है, उनके न्यूरल कनेक्शंस बहुत हद तक बन जाते हैं। हर कोई चीज़ अगर आप विजुअल स्केड्यूल के हिसाब से अगर आप करते हो तो बच्चों में बिहेवियर्स भी कम रहेगा, बच्चों की समझदारी भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी, ओके। तो बच्चों के जो टैंट्रम्स वगैरह थ्रो करते हैं, ज़िद्दीपना जो करते हैं, बहुत स्टबन बिहेवियर करते हैं, रोते हैं किधर भी जाके, तो विजुअल स्केड्यूल की वजह से बहुत हद तक ये कम हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके लिए। अगर बच्चों का बहुत हाइपर टैंट्रम रहेगा तो बहुत वंडरफुल मेडिसिन रहते हैं, जिससे ये बहुत 90% बच्चों का ट्रीट किया जा सकता है। द सेवेंथ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ होम थेरेपीज।
बच्चों के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो फर्स्ट इज़ बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल करेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब तक बिहेवियर हम लोग सेट नहीं करेंगे तब तक उसका स्पीच नहीं आएगा। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन थेरेपी। ओके, बच्चे को कैसे बुलवाना चाहिए, नीड बेस कैसे करेगा। बच्चा सिर्फ पैरेंटिंग नहीं करना चाहिए, बच्चा सोच समझ के बात भी करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, जो उसको चाहिए वगैरह नीड बेस से लेके कम्युनिकेशन बढ़ने तक वो बात करना चाहिए। तो सेकेंड थेरेपी इज़ द स्पीच थेरेपी। ओके, द थर्ड थेरेपी इज़ कि जहाँ पे मैं बच्चे का सेल्फ हेल्प स्किल्स बढ़ाऊँगी, उसके सोशल स्किल्स बढ़ाऊँगी। ओके, देन लास्ट वन इज़ दी एकेडमिक्स। ये सब मिला के हम लोग को बहुत सारी लेवल तक बच्चों के साथ काम करना पड़ता है। यही मेरा एक पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम है जहाँ पे मैं पेरेंट्स को ये लेवल तक सिखा देती हूँ कि बच्चे को आप इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हो। ये आप पेरेंट्स सब कुछ सीख के आप बच्चों में अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसका इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रहेगा तो हमारे क्लिनिक के नंबर के ऊपर जो है 9146535425, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ पेरेंट्स। बच्चों के साथ जब तक कंपैटिबल पेरेंट्स नहीं रहेंगे, ओके, तब तक बच्चा इम्प्रूव नहीं कर सकता है। पेरेंट्स को पेशेंस और परसिवरेंस की समझ होनी चाहिए। बहुत हद तक ऐसा हो जाता है कि बच्चा इतना इरिटेबल हो जाता है कि पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट लूजिंग देयर काम। ओके, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को एजुकेट करना चाहिए कि आप कैसे करोगे बच्चों के साथ, मैं कैसे काम करूँगा, मैं ये लेवल कैसे लाऊँगा, मैं कितने एफर्ट्स करूँगा, ऐसे। ओके, एंड देन जब आप खुद के आपको पता, आप जब खुद इन्वॉल्व होके बच्चों के साथ काम करते हो, देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन जहाँ पे आप खुद समझते हो कि ओके ये ऑब्स्टिकल्स है कि मैं इसको कैसे करूँगा, मैं कैसे वर्कअप करूँगा। तो यहाँ पे मतलब इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके पेरेंट्स आप लॉन्ग रन में कहाँ पे भी नहीं जा सकते हो। ओके, सो वर्क विथ योर डॉक्टर्स, जहाँ पे एक टीम बना के काम करो। बच्चा, पेरेंट एंड जो भी रिलेटेड डॉक्टर हैं, ये ऐसी एक टीम बनती है जहाँ पे आप लेवल बाय लेवल आपके बच्चों के साथ काम कर सकते हो। यस पेरेंट्स, आई होप मैंने बहुत हद तक आपको ये पूरे जहाँ पे ऑटिज़म और ADHD बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज दिया है। आपको कुछ भी डाउट होता रहेगा तो यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। यस, थैंक यू पेरेंट्स।